दोस्तों नमस्कार। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली का मौसम और उत्तर भारत के कई इलाकों का मौसम बहुत सुहावना हो गया है। मेरे आसपास अभी बरसात हो रही है। मैं चाहता था इस वीडियो को बाहर जाकर खुले में शूट किया जाए, लेकिन हवा और बरसात के कारण ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन गर्मी और चिलचिलाती जो गर्मी है, ऐसे मौसम जब होता है उस वक्त यहाँ काफ़ी सुहावना मौसम है। लेकिन फिर भी मैं एक पत्रकार के तौर पर और एक संजीदा नागरिक के तौर पर कह सकता हूँ कि इस तरह से मौसम का जो लुभावना बनना या उसका सुहावना बनना हमें भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना तो ये हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, और ना ये देश की बहुत बड़ी उस आबादी के लिए अच्छा है जो आबादी समुद्र तटों के पास ख़ास तौर से रहती है। अब आप समझ ही गए होंगे, ये जो मौसम सुहावना हुआ है, इसके पीछे वजह जो है वो अरब सागर से उठा तूफ़ान जो है ताउते है, जिसे तौकते भी कहा जाता है। मैं इसे ताउते कहूँगा क्योंकि तूफ़ान की शुरुआत से ही मैं इसे ताउते कह रहा हूँ, लेकिन दोनों ही उच्चारण सही हैं, तौकते या ताउते। और हमें ये चेतावनी दी जा रही है इस वक्त जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस वक्त भारत के मौसम विभाग द्वारा कि एक और तूफ़ान, ये तो अरब सागर भारत के पश्चिमी तट पर था, पूर्वी तट से उठेगा और 26 मई को, यानी हफ्ते भर बाद, वो भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से उठकर भारत के पूर्वी तट पर टकराएगा। कितना पावरफुल होगा इसका अध्ययन जैसे जैसे तूफान अभी बनना शुरू हुआ है उससे पता चलेगा। हम सबको ये मालूम है कि चक्रवाती तूफान जो है वो कम दबाव के क्षेत्र समंदर में जब बनता है उससे उठता है चक्रवाती तूफान, और समंदर का तापमान इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जब समंदर गर्म होना शुरू होता है समुद्र, तो उसकी गर्मी से हवा ऊपर उठती है और उस जगह को, उस खाली जगह को भरने के लिए जो है वो आसपास की हवा दौड़ती है। और क्योंकि समंदर बहुत विशाल होते हैं तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो होती है बहुत शक्तिशाली होती जाती है अगर समंदर का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो और समंदर का तापमान इसलिए के बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि समुद्र जो है धरती में, जो ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, तो वो सबसे बड़े सिंक के रूप में है, यानी धरती को ठंडा करने में या कार्बन को या जिसे कहते हैं कि गर्मी को सोखने में, वार्मिंग को कम करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो चक्रवाती तूफान उठते हैं वो समंदर अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, ये भी परिलक्षित होता है किसी भी चक्रवाती तूफान से। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। इन सभी बातों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूं, जितनी जानकारियां यहाँ दे रहा हूँ, और उन लिंक्स का अध्ययन करके आप इसे और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, और गूगल में आप इन सिंपल कीवर्ड्स को डाल के भी इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान जब आते हैं तो आसपास काफ़ी नुकसान करते हैं। मैंने खुद फाइलिन और हुदहुद जो है, दोनों चक्रवाती तूफान जो पूर्वी तट पर आए थे, उन्हें कवर किया था 2013 में और 2014 में। तो अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं कि वो काफ़ी विध्वंसकारी नज़ारा होता है जब तूफ़ान हो। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जब हुदहुद तूफान हम विशाखापट्टनम में कवर कर रहे थे, तो एक बहुमंजिला जो शोरूम है उसमें ऊपर से कारें जो है वो गिर रही थी। कार जो है, इतना तेज़ तूफान था कि कार जो है वो अपने साथ घसीट के शीशा तोड़ते हुए नीचे ला रहे थे। तो ऐसी स्थिति भी होती है। वहाँ का विशाखापट्टनम का एयरपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। फाइलिन जब आया तो उसने कई इलाकों में मकान तोड़े और पानी भर गया। लेकिन जो पिछले साल भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में, जिसने बांग्लादेश में काफ़ी नुकसान किया, भारत में भी नुकसान किया, 130 से ज़्यादा लोग मारे गए। अम्फन तूफ़ान पिछले साल जो आया था उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, और 1 लाख करोड़ का असेसमेंट था जो WMO, जो विश्व मौसम संगठन है, उसकी रिपोर्ट में 1 लाख करोड़ का उन्होंने असेसमेंट किया कि इससे नुकसान हुआ दोनों ही देशों में मिला के। तो आप समझ सकते हैं कि ये तूफ़ान कितने विध्वंसकारी होते हैं। आज मैं इसमें बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं उन युवा पत्रकारों को या उन तमाम लोगों को जो इंटरेस्ट रखते हैं कि चक्रवाती तूफ़ान जो हैं, भारत की जो नक्शा अगर आप देखें, अगर इस तरह से लें, और मेरा अगर जो ये हाथ है, दायां हाथ जो है उसको ईस्ट कोस्ट माने या बंगाल की खाड़ी माने, और मेरा जो बायां हाथ है उसको आप पश्चिमी तट माने, यानी मुंबई, गोवा जैसे जो राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल, इधर हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो मेरे जो राइट हैंड है, यानी यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इस इलाके में ज़्यादातर समुद्री तूफ़ान आते हैं। और दुनिया के सबसे
गंभीर, सबसे विध्वंसकारी समुद्री तूफान जो हैं वो इस बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। अभी तक आपने जो देखा होगा, आपको याद होगा 1999 का जो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उसको सब याद करते हैं। तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तूफान कब आएगा, कितनी ताकत से आएगा, कहाँ को जाएगा, उसकी दिशा क्या होगी, ये सब पता करने की। अब हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, तो हम पहले ही जानमाल की क्षति को काफ़ी हद तक बचा पाते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठने वाले ये जो समुद्री तूफान हैं, ये ही भारत की पूर्वी तट पर टकराते हैं। लेकिन एक अच्छी बात या कहें खुशकिस्मत वाली बात यह है कि भारत की पूर्वी तट रेखा जो है वो इतनी घनी बसी हुई नहीं है। अगर आप कभी विशाखापट्टनम जाएं और गाँव के इलाकों में घूमें, या आप उड़ीसा जाएं या बंगाल में जाएं, तो गाँव के इलाकों में लोग काफ़ी दूर रहते हैं तट से। वो अपने कामकाज के लिए खेती कर रहे हैं या मछली पकड़ने जा रहे हैं या किसी वो तट के पास जा सकते हैं, पर बसावट तट के पास नहीं है। तो पूर्वी तट पर एक फ़ायदा ये है कि तूफ़ान आने पर उसको लोगों को बचाने का काम आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग की बसावट वहाँ पर नहीं है। लेकिन पश्चिमी तट, जहाँ अभी तक तूफ़ान, अरब सागर का इलाका, अभी तक तूफ़ान नहीं आते थे, मतलब कि जितने भी आते थे वो तट तक नहीं पहुँचते थे, समंदर के अंदर ही बनते थे, वहीं कमज़ोर हो जाते थे, तो वहाँ पर कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब ओखी तूफ़ान 2017 में आया और उसने 150 से ज़्यादा, अगर मुझे ठीक से याद है, 150 से ज़्यादा लोगों की मौत उसमें हुई, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत शायद उसमें हुई, हाँ 230 लोगों की करीब मौत हुई थी। तो ओखी तूफ़ान वो समंदर के अंदर हुई, वो समंदर के अंदर आया था, उसके बावजूद उसने 200 से ज़्यादा लोगों की जान ली। अगर वैसे तूफ़ान लगातार पश्चिमी तट पर आने लगे, जहाँ केरल, जहाँ गोवा, जहाँ कर्नाटका, जहाँ महाराष्ट्र, जहाँ मुंबई जैसे शहर आप समझ सकते हैं, और जहाँ पर गुजरात, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बिल्कुल समुद्र तट पर लोग टूरिज़्म, व्यापार, सब कुछ कारोबार चल रहा है, तो वहाँ कितनी विनाशलीला होगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि समुद्र पश्चिमी चौथा साल लगातार है, जो कि अरब सागर में चौथे साल लगातार जो है मानसून से पहले तूफ़ान उठा है और तट तक पहुँचा है। और ये जानकार बता रहे हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे समंदर का तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा, उसका असर जो है वो दिखाई देगा तूफ़ानों की बढ़ती ताकत के रूप में। तो तूफ़ान पश्चिमी तट के न केवल शक्तिशाली होंगे, बल्कि वो समंदर में ही नहीं रहेंगे, बल्कि समंदर से आकर आपके तट में टकराएंगे। तो इससे जानमाल की क्षति होगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान होगा, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि भारत के कम से कम 70 ज़िले ऐसे हैं, 65 से 70 ज़िले ऐसे हैं जो तट पर हैं। अगर हम सभी राज्यों को ले लें, पश्चिम बंगाल से शुरू करके हम अगर पूरे गुजरात तक आएँ, तो भारत की 7500 किलोमीटर की लंबी तट रेखा है। 1600 किलोमीटर तो गुजरात में ही है, और यहाँ पर 20 से 25 करोड़ जो आबादी है इन तटीय ज़िलों में रहती है। तटीय इलाकों में उनका कम से कम रहती भी नहीं है, तो रोज़गार उनका जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन तटीय इलाकों के कारोबार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो बाकी जो एग्रीकल्चर है तटीय इलाकों का, उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितना बड़ा नुकसान होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको स्टडीज़ के लिंक दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं। जो स्टडीज़ आ रही हैं उनसे साफ पता चल रहा है, और काफ़ी लंबे समय से आ रही हैं, कि चक्रवाती तूफ़ान जैसे जैसे समंदर हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा, और पश्चिमी तट जो अभी तक सुरक्षित माना जाता था, वहाँ के लिए आपको तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर चक्रवाती तूफ़ान या ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली बाकी जो आपदाएँ हैं वो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाती हैं। तो इसका सीधा जवाब ये है कि जब आप इन आपदाओं से लड़ने की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, तो उस तैयारी में जो आपका पैसा खर्च होता है वो आपकी अर्थव्यवस्था को ड्रेन कर देता है, अर्थव्यवस्था को निचोड़ देता है। आपको मैंने जैसे बताया कि अम्फन तूफान जो है उसने 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो चोट भारत और बांग्लादेश, दोनों ही गरीब देश हैं, उनमें पहुंचाई थी। उसी तरह से जब हुदहुद तूफ़ान आया तो उसने बहुत बड़े स्तर पर विशाखापट्टनम को बर्बाद कर दिया था, और उसके आसपास की दूसरी जगहों को काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया था। इसके अलावा एक बात और है कि इसी तरह के तूफ़ान, चाहे फानी है, गज है, तितली है, लगातार वो आते रहते हैं, और वो आपके पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो ये तूफ़ान टकरा रहे हैं वो लगातार आपकी अर्थव्यवस्था को खोखला करेंगे। PNAS एक अमेरिकी जो शोध संस्था है, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के नाम से, वो काफ़ी
प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और इसने कोई 1-2 दिन, जैसे अभी हमें बताया जा रहा है कि हमारे पिछले 1 दशक में हमारी जीडीपी में 2% का लॉस चक्रवाती तूफानों या क्लाइमेट चेंज इवेंट की वजह से हुआ, लेकिन पीएनएएस की जो स्टडी है वो हमें साफ तौर पर यह बताती है कि पिछले 50 साल के डेटा उन्होंने कोई 150 से ज़्यादा डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के इकट्ठा किए और उनका अध्ययन किया, और ये बताती है कि ग्लोबल जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन से जो प्रेरित घटनाएं हैं उनकी वजह से। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है वो गरीब देशों को, विकासशील देशों को, भारत जैसे देशों को तोड़ के रख देता है और इतना नुकसान करता है कि आपकी जीडीपी उठ ही नहीं पाती। उस अध्ययन का लिंक भी मैं कोशिश करूंगा आपको देने की, तो उसमें ये तक कहा गया है कि अमीर देशों में कई जगह उनकी जो जीडीपी है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या कई जगह उनकी जीडीपी बढ़ भी रही है क्योंकि उनके पास ताकत है लड़ने की, तो इस वजह से ये इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है। भारत के बारे में आपकी दिलचस्पी होगी जानने की। पीएनएएस की स्टडी में कहा गया कि भारत में अगर जलवायु परिवर्तन जनित और मौसमी कारकों से जनित घटनाएं नहीं होती पिछले 50 साल में, तो भारत की जीडीपी, अभी जो जीडीपी है उससे 30% ज़्यादा होती। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज इवेंट है, चाहे वो साइक्लोन है, चाहे ड्राउट है, चाहे एक्सट्रीम वेदर की दूसरी इवेंट हैं, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और कैसे ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। इस बारे में जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स पर ध्यान दे सकते हैं, जहां मैंने कई स्टोरियां जो लिखी हैं उनके लिंक्स भी डाला है, और कुछ लोगों के अच्छे ट्वीट्स जो हैं जिनमें जानकारियां हैं उसे भी डाला है। लेकिन ये बात समझने की है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे चक्रवाती तूफान न केवल मजबूत होंगे, ताकतवर, शक्तिशाली, विनाशकारी होंगे, बल्कि वो समंदर में ही नहीं रहेंगे, वो आपके तटों पर ज़्यादा से ज़्यादा टकराएंगे।